We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the love. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपको पता है मैं आप लोगों को क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो जिसमें हम लोग तीसरे चैप्टर पे हैं। तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने पहला दूसरा भाग पढ़ चुका है। आज पढ़ेंगे हम लोग तीसरा भाग। चैप्टर का नाम है क्या लिखूं। आइए देखते हैं क्या लिखूं में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक लिखना चाहते हैं दो विषयों पर, दो टॉपिक है उनके सामने, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, मतलब कैसे लिखूं। तो वही बता रहे हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। आगे देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। यानी कह रहे हैं कि अंग्रेजी के जो निबंधकार होते हैं वो दूसरे तरह की पद्धति को अपनाते हैं, नियमों को अपनाते हैं। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। वो भले ही ना उतरे आचार्यों के मन में, लेकिन एक उनका अलग मान है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। कौन समझाते हैं? मार्टेन। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। यानी उन्होंने जो देखा सुना उसी को लिख दिया अपने निबंधों में। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। यानी मन से जो स्वतंत्र होकर निकलती हैं, साफ सुथरी, जो आज़ाद पंछी की तरह कहे तो वैसी रचनाएं हैं। उसी को अपने निबंधों में उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। यानी उसमें ना कवि की कोई कल्पना होती है, उद्यत यानी मन में उदित होने वाली, प्रकट होने वाली कोई कल्पना होती है, और ना ही लेखक की कोई सूक्ष्म दृष्टि, उतना भी कोई गंभीर तर्कपूर्ण कोई उस पर विवेचन विचार होता है। उनमें केवल लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। उनमें उसके सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। यानी उसमें बस ये होता है, लेखक की सच्ची अनुभूति होती है, सच्चे भाव होते हैं, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञात की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हर संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं। यानी लेखक कह रहे हैं तब मैं क्यों ना लिखूं, जिसमें स्वयं कोई भी लेखक जब लेख लिखता है, निबंध लिखता है, तो वो अपने मन के भावों को उसमें प्रकट करता है। तो ये सब देखते हुए क्यों ना उन्हीं का अनुसरण करते हुए, उन्हीं का नकल करते हुए मैं क्या करूं, क्यों ना मैं भी एक निबंध लिखूं। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। कितने लिखने होंगे? 2 निबंध। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे? कुएं के पास। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। कितनी औरतें? 4 औरतें पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की। यानी पानी भर रही थी, जब पानी मांगा गया तो कहने लगी कि मुझे एक खीर पे कविता कहिए। दूसरी ने चरखे पर, यानी दूसरे ने कहा मुझे चरखे पे, चरखा जानते हैं, चरखा चलाया जाता है जो। तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। यानी सब लोगों ने अपना अपना एक एक टॉपिक दिया कि इस पे मुझे कविता सुनाइए। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, यानी उनके अंदर प्रतिभा थी, बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। यानी उन्होंने कहा, क्या कहा देखते हैं। खीर पकाई जतन से, यानी खीर को जतन से पकाया, देखभाल करके जैसे खीर बनाते हैं। चरखा दिया चलाए, यानी चरखा को क्या किया? चला दिया। आया कुत्ता खा गया, फिर क्या हुआ? तब तक कुत्ता आता है उसको खा जाता है।
तू बैठी ढोल बजा, यानी अब जो खीर बना रही हो बैठ के क्या करे, ढोल बजाए। यानी चारों के जो टॉपिक थे इसमें आ गए। मुझमें खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। लेकिन मैं उनके जो पद्धति उन्होंने अपनाया था, मैं इनको अगर अपनाऊं तो मेरी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, यानी मैं भी एक निबंध में दो विषयों को मिला दूंगा। एक ही ढेले से दो चिड़िया मार लूंगा, यानी एक ही ढेले से मैं कितनी चिड़ियों को मारूंगा, दो चिड़ियों को। कह रहे हैं कि एक ही ढेले से दो चिड़ियों को मार लूंगा। फिर कह रहे हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, यानी जो उनका जो कर्कश आवाज नहीं दूर से आता है कान में, पास में अगर कोई गाना बजता है तो बहुत कान में लगता है जोर से। तो वही जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। यानी कह रहा है कि जब ढोल पास में कान के पास जब बजता है तो ऐसा लगता है कान के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन वही जब शाम के समय कहीं दूर से सुनाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। यानी दूर के ढोल जब सुनता है तो मन में वो विवाह के उत्सव का जो प्रोग्राम होता है उसका चित्र बनाने लगता है अपने हृदय में, अपने दिल में। कोलाहल से पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधु की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। यानी तब वो बैठे बैठे ये सोचने लगता है, ये कल्पना करता है कि एक नई नवेली दुल्हन की कल्पना करता है, लज्जाशील यानी शर्माती हुई। उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। यानी और क्या कर देता है वो नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका, विषाद, दुख, सबको वो जो कंपन ढोल की जो कर्कश ध्वनि होती है दूर के ढोल की, वो क्या करती है, पास जो होती है कर्कश होती है, दूर की जब होती है तो मधुर बना देती है। क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव, प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। क्योंकि उसके साथ आनंद भी रहता है, आनंद का चलचलाहट, उत्सव, प्रेम सब मिला हुआ था। तभी उसी कर्कशता संयुक्त लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। यानी तो वो बाद में क्या होती है, कर्कशता जब समीप नहीं रहती है तो किसी भी कटु नहीं प्रतीत होती, और दूर होते हुए भी क्या होती है, दूर होने के कारण लोगों को अच्छी लगती है, मधुर लगती है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं वे अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं। उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी दुखद लगती है। यानी जो बाल्यावस्था से जब युवावस्था में या वृद्धावस्था में आए हैं या अपनी उम्र को और आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें पहले जो भी स्मृति, जो भी अतीत काल में जो भी पिछले समय में हुआ है उसको समझते बहुत दुख में बीता हुआ है। वे अपने अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे तरुण मतलब पौधे होते हैं के लिए भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है। यानी जैसे भविष्य में उज्जवल होने के लिए तरुण चाहते हैं हरे भरे हो जाए आने वाले समय में, उसी तरह वृद्धों के लिए अतीत होता है, का अतीत हरा भरा होना चाहिए। तरुण भविष्य के वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। यहाँ तरुण से दो मतलब है, एक
हरे भरे पौधे से एक नौजवान युवक अपने भविष्य को हरा भरा लाना चाहता है। और वृद्ध लोग होते हैं वो चाहते हैं मेरा अतीत बहुत अच्छे से बीता हुआ हो, जिसको मैं याद करके आने वाले समय में जी सकूं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी के वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। यानी ऐसी ये परिस्थिति जब आती है तो यही वर्तमान और भविष्य में के बीच में इंसान क्या करता है, अपने आप को सुधारता है, बुढ़ापे के लिए, जवानी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ? यानी आज ऐसा समय आया नहीं कि सुधारों की जरूरत ना पड़ी हो। बहुत सुधार हुए लेकिन सुधारों का अंत नहीं हुआ। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। वे दोषों का अंत है और न सुधारों का। न दोषों का अंत हुआ है न सुधार, यानी नए नए सुधार होते जाते हैं तो नई नई जो परेशानियां हैं वो भी जन्म लेती जाती है। न दोषों का अंत हुआ है न सुधारों का। न सुधार करने वाले कम हुए हैं, न दोषी लोग कम हुए हैं, न बुराई करने वाले लोग कम हुए हैं। जो कभी सुधार थे कभी वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। यानी जो कभी सुधार थे वो दोषी हो गए हैं और जो दोषी थे वो सुधारों में सुधार किया जा रहा है उनके लिए। तो इसीलिए कहा गया जीवन क्या है, प्रगतिशील है, यानी हमेशा बढ़ने वाली है आगे की तरफ। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। ये कुछ लोग समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, भविष्य का गौरव हूँ और कुछ समय के बाद लेकिन क्या होगा, साहित्य भी अतीत का बस स्मारक रह जाएगा, याद करने योग्य। और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। यानी ऐसे ही होगा, जो अतीत के गौरव स्वप्न देख रहे हैं फिर वो अपने आने वाले भविष्य का सपना देखेंगे, फिर भविष्य वाले अपने अतीत का देखेंगे। ऐसे ऐसे देखते अपना अपना सपना देखते चले जाएंगे। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, यानी दोनों ही स्थिति में दोनों के सपने होते हैं सुखकारी होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ऐसे सोचते हैं मेरा भविष्य अच्छा हो, मेरा वर्तमान अच्छा हो, तो दूर का हुआ ना ये सब बातें। तो ये होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये था पद्मलाल पुन्नालाल द्वारा लिखित क्या लिखूं। अब इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर अगले वीडियो में।